नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। 23 की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको एमपी और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात नाथ की घेराबंदी की करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा बीजेपी ने उन्हें ही टारगेट पर लेना शुरू कर दिया है। 1984 के दंगे को लेकर बीजेपी ने कमलनाथ पर हमला बोला तो कमलनाथ ने भी फौरन इस पर पलटवार कर दिया। कुल मिलाकर चुनाव से पहले बीजेपी कमलनाथ की घेराबंदी कर कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। कि इन्हीं दंगों के आरोप में सस्पेक्टेड जिनके ऊपर आरोप है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ जी, आपके हाथ 84 के दंगों के खून में सने हुए होने का आरोप आपके ऊपर है। ऐसे या वैसे बीजेपी के निशाने पर पीसीसी चीफ कमलनाथ आ ही जाते हैं। इस बार बीजेपी ने 1984 में हुए दंगे के बहाने कमलनाथ को निशाने पर लिया और उनको 1984 के दंगों का आरोपी बताया। जाहिर है एमपी में इस वक्त माहौल चुनावी है, तो कमलनाथ को बीजेपी ने टारगेट पर लिया हुआ है। कमलनाथ की छवि पर वार कर बीजेपी चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका देना चाहती है। हालांकि कमलनाथ ने भी बीजेपी के आरोपों पर जवाब दिया है। मेरी 45 साल की राजनीति में किसी ने मुझे उंगली नहीं उठाई। दंगे हैं 84 के, कोई एफआईआर फाइल कर देता। जो भी घटना हुई वहां किसी ने एफआईआर फाइल नहीं किया। 85 में, 86 में, 79 में कोई एफआईआर नहीं। और इसके बाद एक आयोग बना, भारतीय जनता पार्टी ने आयोग बनाया था। वो आयोग ने कहा ये बेकसूर है। पीडी शर्मा अपने जो 2 नंबर के काम हैं उन पर इनको पर्दा डालने के लिए इन्होंने इसकी शुरुआत की है। कमलनाथ जी ने कहा है कि बीडी शर्मा अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तुम्हारी और दिग्विजय सिंह की, दोनों की कहता हूं मैं, एक लाइन जिस दिन निकाल देंगे ना उस दिन मैदान में आकर के बहस होगी। अभी तो यही लग रहा है कि कमलनाथ ही कांग्रेस का मध्य प्रदेश में चेहरा होंगे, लिहाजा कमलनाथ पर बीजेपी का वार करना विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा समझा जा रहा है। वहीं कांग्रेस के दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें एमपी कांग्रेस के 10 टॉप लीडर शामिल होंगे। इस दौरान आला कमान के सामने शिकवे शिकायतें रखी जा सकती हैं। हालांकि कमलनाथ ही कांग्रेस का चुनाव में सीएम फेस होंगे, इसकी तस्वीर भी बैठक के बाद और साफ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। जबलपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरा है। वहीं प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने सिर्फ नाम के लिए ही किसान कर्ज माफी की थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी से किसानों को जबरन कर्ज माफी के सर्टिफिकेट दिला दिए गए। वहीं प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने 84 के दंगों को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस घटना को 40 साल बीत चुके हैं और अब इस घटना पर बात करना वक्त के साथ ना चलना है। नाम के लिए कर्ज माफी हुई थी, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनको बाध्य करके उनके द्वारा ऋण मुक्ति का प्रमाण पत्र दिला दिया गया और इसी कारण से वो पैसा अभी तक बैकलॉग है, पड़ा हुआ है, मिला नहीं। समितियों के अकाउंट में नहीं गया, कई समितियां डिफाल्टर हो गई, किसान भी डिफाल्टर हो गए। यही कारण रहा कि वो जो आंकड़ा है वो इसी कारण से प्रामाणिक नहीं बन पाया। देखिए 84 के दंगे के लिए 40 साल से ज़्यादा हो गए। हम यदि उन दंगों की बातों के लिए दोहराएंगे तो हम मान के चलते वक्त के साथ नहीं चलेंगे।
और चलिए अब बात सीहोर की कर लेते हैं, जहां सीहोर में परिवर्तन यात्रा में शामिल होने पहुंचे दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज के तरकश वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा था कि कर्नाटक क्या है, ये एमपी है, मेरे तरकश में बहुत तीर हैं। इसी पर सीहोर में दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ 2018 में दिखे थे, अब आगे चुनाव में भी देख लेंगे। वो कह रहा है मेरे तरकश में बहुत सारे तीर हैं, अभी चुनाव आने पता पड़ेगा। 2018 में भी भवन के साथ बहुत तरकश के तीर थे। इधर 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हिंदुत्व के रंग में रंगी नजर आने वाली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर से चुनावी शंखनाद करेंगी और उनके इस दौरे में हिंदुत्व का रंग भी दिखाई देगा। प्रियंका गांधी मां नर्मदा की पूजा के साथ दौरे की शुरुआत करने जा रही हैं। वहीं बेड़ा घाट पर कांग्रेस नेताओं के साथ पूजा अर्चना करेंगी और पूजा के बाद जबलपुर तक रोड शो भी होगा। प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे पर रोड मैप तैयार हो चुका है। वो करीब 4 घंटे जबलपुर में रुकेंगी। बता दें कि महाकौशल कांग्रेस के लिए बेहद खास है, क्योंकि 2018 में कांग्रेस ने यहां की 38 में से 24 सीटों पर कब्जा किया था और कांग्रेस 2023 में भी इस प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी, कायम रखना चाहेगी। और अब खबर छिंदवाड़ा से, जहां कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने ट्वीट कर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह को जन्मदिन की बधाई दी है। ऐसा पहला मौका है जब सांसद ने छिंदवाड़ा के बीजेपी नेता को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। दरअसल बीजेपी नेता चंद्रभान सिंह का आज जन्मदिन है। कार्यकर्ता और समर्थक धूमधाम के साथ उनका बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस सांसद के बधाई देने से कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। बता दें कि चौधरी चंद्रभान सिंह छिंदवाड़ा और चौराई विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार भी माने जा रहे हैं। और यहां फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें, साथ ही बताएंगे एक ऐसा विधानसभा के बारे में जहां जाने से मुख्यमंत्री भी बचते हैं। और आज फ्लैशबैक 2018 में मुलाकात करिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से। ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश के बाद अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ में गाय और गोबर के नाम पर सियासत लंबे समय से चलती आ रही है, लेकिन अब भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना को लेकर भी विपक्ष सवाल खड़े करने लगा है। प्रदेश में गाय और गोबर के नाम पर आखिरकार किस तरह की सियासत यहां पर देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फ्लैगशिप योजना गोधन न्याय योजना को विपक्ष ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। गौठानों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चल वो गौठान खोल वो पोल अभियान की शुरुआत की। 20 मई से शुरू हुआ ये अभियान 24 मई तक चलेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता गौठानों तक जाकर वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, बाकायदा फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं। यानी गौठानों के बहाने कांग्रेस सरकार को बीजेपी टारगेट कर रही है। गौ माता की सेवा के नाम से खुला भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार का नंगा नाच कांग्रेस सरकार कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, गोठान में होना क्या क्या चाहिए। एक गोठान में गया था, गोठान की जमीन में ईंटा बना रहे हैं लोग। अब ईंटा बना रहे हैं तो उसमें गौ माता कैसे जाएगी भाई? देखिए, पूरे गौठान में एक भी जानवर नहीं है, गौठान में पानी की व्यवस्था नहीं है, गौठान में झाड़ झंकार और गंदगी फैली हुई है और गौठान में ताला लगा हुआ है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि रायपुर शहर में ये स्थिति है। और जब हमने जानकारी ली तो यहाँ के 3 पहले समूह बनाए गए थे, वो तीनों समूह को पैसा नहीं मिलने के कारण वो छोड़कर भाग गए। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी विपक्ष को करारा जवाब देने की तैयारी कर रखी है। विपक्ष के अभियान का जवाब देने के लिए यूथ कांग्रेस ने भी मोर गौठान मोर अभिमान शुरू किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि पहली बात तो इन्हें गौशाला और गौठान में अंतर समझ नहीं आता। मुख्यमंत्री ने कहा, ये केवल गाय के नाम से वोट लेने का काम करते हैं। इनको गौशाला और गौठान में अंतर समझ नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, उसकी गाड़ी में बढ़िया विदेशी कुत्ते रहते हैं। अब वो गाय गरवा के बारे में क्या समझेंगे? अब चुनाव आ गया तब गौठान जा रहे हैं, उसके पहले तो नहीं गए थे। गाय के नाम से वोट लेते हैं। अरे कभी जाके सेवा कर लो।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने इस प्रदेश में 9,000 से ज़्यादा गौठान बनाए हैं, जहां छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सजाया जाता है। इसके साथ साथ इस गौठान के माध्यम से अनेक कार्य किए जाते हैं, चाहे महिला समूह को रोजगार उपलब्ध कराना हो, चाहे युवाओं को रिपा के माध्यम से कराना हो। और सबसे बड़ी बात है, गोबर का क्रय किया जाता है। जिस गोबर को लोग पैर में खोदते थे, उसी गौठान के माध्यम से भूपेश बघेल जी ने गायों की सेवा करके उसको एक आर्थिक मूल्यांकन का जरिया बना दिया। हम आने वाले 15 दिन तक हर गौठान में जाएंगे, हमारी महिला समूह का सम्मान करेंगे, गौ समिति को सम्मान करेंगे और उनका उत्साहवर्धन करेंगे और बताएंगे कि मेरा गौठान मेरा अभिमान है। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की सराहना पूरे देश भर में की जा रही है। दूसरी ओर विपक्ष सरकार की फ्लैगशिप योजना की पोल खोलने का दावा कर रही है। कुल मिलाकर एक बार फिर प्रदेश में गाय, गोबर और गौठान पर जमकर सियासत हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि गाय गोबर को लेकर शुरू हुई ये सियासत कितनी दूर तक जाएगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। और छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले एक बार फिर झीरम का दिन बाहर निकल आया है। 25 मई को झीरम हमले के 10 साल पूरे हो जाएंगे। एक दशक बीत जाने के बाद भी कांग्रेस और बीजेपी इसे लेकर वार पलटवार से पीछे नहीं हट रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने मंत्री कवासी लखमा का नार्को टेस्ट करवाए जाने की मांग कर डाली है। झीरम हमले को 10 साल पूरे हो रहे हैं। इस नक्सली हमले ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। रह रहकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता झीरम हमले को लेकर एक दूसरे पर हमलावर होते रहे हैं। ताजा बयान केदार कश्यप का है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि झीरम हमला कांग्रेस की गुटी राजनीति का नतीजा था। तो सच बाहर कवासी लखमा जी ले आए। कवासी लखमा जी तो स्वयं उस घटना में थे और उनको चलता फिरता मोटरसाइकिल मिल गया बिना उसके, तो इससे बड़ा घटना और क्या हो सकता है। और हम तो मांग करते हैं उनको नार्को टेस्ट किया जाए और वो असलियत बताएं, कौन लोग ऐसे हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिए। आज से 4 साल 5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, तब कांग्रेस ने तो बड़ा बड़ा कहा था कि हमारे पास में साक्ष्य मौजूद है, एविडेंस मौजूद है। आज वो अब कहाँ है साक्ष्य, कहाँ पे एविडेंस, कहाँ चला गया? क्यों ये खोल कर रखते? कहीं इनके लोग घिरे हुए तो नहीं है इनके साक्ष्य में, उसको साबित करें। ये कांग्रेस की गुटी राजनीति का परिणाम है, ये मेरा सीधा आरोप है। कश्यप के आरोप पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि झीरम हमले को लेकर जब भी जांच आगे बढ़ती है, बीजेपी अड़ंगा लगा देती है। आज हम लोग लगातार हमारा सरकार ने हम लोग SIT गठन किया। अब भारतीय जनता पार्टी जाके हाई कोर्ट में स्टे लगा दिया। अभी तक हमारे सरकार ने उसको आगे बढ़ने का कोशिश किया। हम लोग लगातार जांच करने का कोशिश किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार रोकने का काम कर रहा है। 25 मई 2013 को कांग्रेस के काफिले पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था। इस हमले का मेन टारगेट कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा थे। नक्सलियों ने कर्मा को गोलियों से छलनी कर दिया था। उन पर 100 से ज्यादा गोलियां दागी गई थी। इसके अलावा तब के छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और विद्याचरण शुक्ल जैसे दिग्गज नेताओं की जान चली गई थी। रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, रायपुर। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन सियासत में थोड़ा अलग है। यहाँ दीवारें बोलती हैं और इनकी भाषा सियासी होती है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहे होंगे, तो जवाब जानने के लिए ये खबर देखिए। सड़कों पर दिखने लगे दावेदार, चुनाव के रंग में रंगने लगी दीवार। रायपुर में दीवारें अब बोलने लगी हैं। दीवारों की रंगत बताने लगी है कि बस अब चुनाव आने वाला ही है। हर दीवार कुछ कह रही है। दावेदारों के लिए मंच बन रही हैं। चुनाव की आहट के साथ दावेदार सक्रिय हो गए हैं और दीवारों पर पार्टियों के स्लोगन के साथ खुद के बड़े बड़े नाम लिखवाए जा रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि वो दावेदार हैं। दावेदार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सक्रिय हैं।
बीजेपी का कहना है कि जनता ने ठान लिया है कि अब की बार बीजेपी सरकार। घोटालों का कीर्तिमान रचा है कांग्रेस की सरकार ने, अतः अब जनता स्वयं इस बात को कहने लगी है कि अब वो कांग्रेस को किसी भी हालत में छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने नहीं देंगे। कौन इन घोटालेबाजों को फिर से चाहेगा जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा लूट लिया, न जाने कितने घोटाले कर दिए। ऐसे में जनता भी दीवालों पर लिखा रही है कि अब की बार भाजपा सरकार, और भाजपा के कार्यकर्ता भी लिखा रहे हैं अब की बार भाजपा सरकार। वहीं कांग्रेस के दावेदारों की भी कमी नहीं है। कांग्रेस नेता फिर से सरकार के दावे के साथ दीवार लेखन कराने वाले बीजेपी नेताओं पर तंज भी कस रहे हैं। देखिए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो विभिन्न दलों के दावेदार होते हैं और अपनी सक्रियता दिखाने के लिए दीवारों पर लिखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा हसीन सपना देख रहे हैं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना कि अब की बार भाजपा सरकार। भैया, आपकी सरकार ठहरी, अब की बार कहाँ से आएगी? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। मैं देख रहा हूं कि एक प्रत्याशी अपना नाम लिखाता है, दूसरा प्रत्याशी आता है उससे बड़ा अपना नाम लिखवा देता है। तो भारतीय जनता पार्टी में इस समय एक दूसरे की दावेदारी, एक दूसरे की लकीर मिटाने की कवायद चल रही है। सियासत में दीवारों की अपनी अहमियत है। सोशल मीडिया और बैनर पोस्टर के जमाने में भी दीवार लेखन का चलन कम नहीं हुआ है, बल्कि ये दावेदारी जताने का सबसे आसान और किफायती तरीका है। कामयाबी मिले या न मिले ये अलग बात है, लेकिन दीवार लेखन से फिजाओं में चुनाव की खुशबू महकने लगती है और माहौल चुनावी सा हो जाता है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और चलिए अब बात एमपी की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति से कई मिथक जुड़े हैं, लेकिन जब बात कुर्सी की होती है तब कोई भी नेता रिस्क लेना नहीं चाहता। प्रदेश की एक ऐसी ही जगह है इछावर, जहां सीएम पद पर रहते हुए बीजेपी और कांग्रेस के नेता जाने से बचते हैं, क्योंकि ये माना जाता है और कहा भी जाता है कि यहां गए तो कुर्सी भी जा सकती है। जहां जाने से बचते हैं कोई भी सीएम, जाते हैं तो खतरे में आ जाती है कुर्सी। इछावर एक मिथक। मध्य प्रदेश के सीहोर की एक तहसील है इछावर। इछावर जिसे लेकर एक ऐसा सियासी मिथक है जो हैरान करता है और सियासतदानों को डराता भी है। माना जाता है कि यहाँ जो भी मुख्यमंत्री आता है उसकी कुर्सी चली जाती है। पहली बार यकीन नहीं होता, लेकिन जब आंकड़े देखते हैं तो भरोसा होने लगता है। कैलाश नाथ काटजू, द्वारका प्रसाद मिश्र, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा और दिग्विजय सिंह का नाम मिथक से जुड़ा। 12 जनवरी 1962 को डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू आए। 11 मार्च 1962 को जावरा सीट से चुनाव हारे। 1 मार्च 1967 को पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र आए। 7 मार्च को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 12 मार्च 1977 को कैलाश जोशी आए। 29 जुलाई 1977 को सीएम पद से हटे। 6 फरवरी 1979 को वीरेंद्र कुमार सकलेचा आए। 19 जनवरी 1980 को पद से इस्तीफा देना पड़ा। 15 नवंबर 2003 को दिग्विजय सिंह आए। 2003 में कांग्रेस की सरकार चली गई। ये आंकड़े इछावर से जुड़े मिथक को मजबूत बनाते हैं। जानकार भी कुछ ऐसा ही मानते हैं और इसके पीछे कुछ कारण भी बताते हैं। चारों दिशा में 4 शमशान हैं और उनको किसी उस समय के तांत्रिक ने किलित कर दिया था, तो वहाँ किसी भी राजा का राज नहीं रहा, ऐसी मान्यता है। वर्तमान संदर्भों में आज़ादी के बाद हम देखें तो हमारा देश आज़ाद हो गया, पर इछावर जो है, इछावर के संदर्भों में हम यही कह सकते हैं कि वहाँ जो भी मुख्यमंत्री कभी आया, उस मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री पद लंबे समय तक नहीं रहा और अधिकतम 6 माह के अंदर उसे अपने पद से हाथ धोना पड़ा। ऐसी एक किंवदंती चली आ रही। मिथक तो मिथक है जिनकी अपनी कहानियां हैं। इछावर आने के बाद पद से जाना महज इत्तेफाक हो, लेकिन अब ज्यादातर मुख्यमंत्री इसका ख्याल रखते हैं
बात मौजूदा सीएम शिवराज की करें तो वो भी इतने लंबे कार्यकाल में एक बार भी इछावर नहीं पहुंचे। चाहे इसके पीछे वजह कोई भी हो, लेकिन लोग तो मानते हैं कि यहाँ आए तो कुर्सी चली जाती है। जो भी मुख्यमंत्री इस इछावर की धरा पर कदम रखेंगे उनको 6 महीने के बाद कुर्सी गंवानी पड़ती है, और ये मिथक के चलते आज इछावर विधानसभा में कोई भी मुख्यमंत्री कदम रखने से घबराते हैं। गौतम शाह, बंसल न्यूज, सीहोर। और अब जाते जाते आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। जी हां, बात 2018 चुनाव की करेंगे। फ्लैशबैक 2018 में आज है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम चुनाव चाय और चर्चा में न्यूज हेड शरद द्विवेदी ने विजयवर्गीय के साथ चर्चा की और इस दौरान बातों ही बातों में कई रोचक किस्से सामने आ गए। राजनीतिक यात्रा की बात करूं तो उसको लेकर भी लोगों की बड़ी उत्सुकता है कि कैलाश जी महू से मैदान में उतरेंगे कि इंदौर लोकसभा से मैदान में उतरेंगे या फिर राज्यसभा का भी एक विकल्प है, क्योंकि अब संगठन की केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी है और वहां आप कोर ग्रुप के मेंबर हैं। पश्चिम बंगाल अभियान की फतेह की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो इन तीनों में से क्या मध्य प्रदेश का तो संभावना मुझे कम लगती है। मैं कभी अपने बारे में सोचता ही नहीं, उन्हें निर्णय करता हूँ जी। मैं मध्य प्रदेश में मिनिस्टर था, आप जानते हैं मेरी क्या पोजीशन थी जी। अमित शाह जी ने एक फ़ोन आया कि हरियाणा का चुनाव देखना है जी और आपको 3 महीने वहीं रहना है जी। मैंने मुख्यमंत्री जी से इजाज़त ली और सीधा चला गया हरियाणा जी। 3 महीने वहीं रहा जी। दिवाली वहीं की मनाई और परिणाम बहुत सुखद रहा। फिर आ गए यहाँ पर जी, आगे सीएस की तैयारी में लग गया। फिर अमित शाह जी का फ़ोन आया जी, भाई कैलाश जी केंद्र में बुलाना तुमको। मैंने कहा आप हुक्म करिए। बोले इस्तीफा दे के आ सकते हो? मैंने कहा आ जाता हूँ। मैंने तो ना भी नहीं किया। उन्होंने कहा इस्तीफा दे के यहाँ आ जाओ। मैं इस्तीफा दे के वहाँ पहुँच गया। तो मैं तो कभी अपने बारे में सोचता नहीं हूँ। जो हमारा हाईकमान जो निर्णय करता है, जो हमारे वरिष्ठ नेता जो निर्णय करते हैं, उसका पालन करता हूँ। कहाँ से लड़ूंगा, कहाँ से नहीं लड़ूंगा, लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, इसके बारे में मेरा कोई निर्णय नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं महू से लड़ूंगा। जब मुख्यमंत्री बन के उमा जी आई, मुझे PWD मिनिस्ट्री दी, तो उन्होंने बोला कैलाश सबसे पहला काम करना है, एक तो महू के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के जो स्थान है उसको बहुत अच्छा बनाना है, दूसरा सीएस की तैयारी करना है। 2 काम तुमको दे रही हूँ मैं। कभी सोचा ही नहीं था कि महू आएंगे। तो जब अचानक मुझे कहा कि आपको महू से लड़ना है, मैंने कहा लड़ेंगे। तो मुझे तो पहले मैं 4 नंबर से लड़ा, 4 नंबर से फिर 2 नंबर से लड़ा। तो लास्ट मोमेंट में मुझे पता लगता है कि तुमको कहाँ से लड़ना है। तो मैं तैयारी कहीं की भी करूँ, तय करती है पार्टी। इसलिए मैं इसके बारे में कभी कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करता हूँ। पार्टी को निर्णय करना है। क्या आपके तरह कार्यकर्ताओं की संख्या बीजेपी में कम नहीं हुई है, जो अब इस तरह की आकांक्षा नहीं रखते हैं? निष्काम योगी की तरह आप चल दिए मध्य प्रदेश से। सत्ता का साइड इफेक्ट और व्यक्ति का व्यक्तित्व 2 अलग अलग चीज हो गई। मैंने एक बहुत छोटा सा तो एक स्लोगन पढ़ा था, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। ठीक बात। पहले योग्य बनो फिर इच्छा करो। तो कई बार लोग योग्य नहीं होते हैं और इच्छा करते हैं, और जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। इच्छा पूरी हो जाती है तो अयोग्य होने के कारण वहाँ पर अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो इसलिए सफल जो व्यक्ति को जिसको होना है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर जी। पहले योग्य बनो फिर इच्छा करो जी। आप योग्य बन जाओगे और इच्छा कर लोगे, पद मिल जाएगा, तो फिर योग्यता के अनुसार उसको आप सार्थक स्थान पर पहुंचा दोगे जी। और इसलिए मैं राजनीति में काम करने वाले लोगों से हमेशा कहता हूं कि महत्वाकांक्षा रखें, पर जिस बात की महत्वाकांक्षा रख रहे हैं आप, उसके लिए पहले अपने आप को तैयार तो करें। और चले इसी के साथ आज 23 की तकरार किसकी सरकार में इतना ही।